डियर चिल्ड्रन, जैसा कि हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, बाबूजी, अम्मा तथा धीरज का क्या रोल है, उसका क्या चरित्र है इस उपन्यास में। अब हम लोग क्रमानुसार आगे के चरित्र के बारे में देखेंगे। तो आगे का चरित्र आता है जो धीरज की पत्नी है, जिसको भाभी नाम से घर में जाना जाता है और अम्मा बाबूजी उसे बहू कह करके पुकारते हैं। तो समर की पत्नी भी आ गई है। तो समर की पत्नी आ जाने के बाद भाभी जो है वह बड़ी बहू हो गई और समर की पत्नी छोटी बहू हो गई। तो आगे देखते हैं भाभी के बारे में। भाभी जो है वह धीरज की पत्नी तथा अम्मा बाबूजी की बड़ी बहू है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। वह साधारण रूप रंग वाली स्त्री है और सास की चहेती बहू। कहने का मतलब कि बड़ी बहू को सास बहुत चाहती है, प्यार करती है, लेकिन भाभी का क्या है, रूप और रंग उतना अच्छा नहीं है, वह उतनी सुंदर नहीं है, वे साधारण रूप रंग वाली महिला है। वह एक छोटी बच्ची की माँ भी है। कहने का मतलब कि उनकी एक छोटी बेटी भी है। पूरे परिवार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वह इस बात का पूरा ध्यान रखती है। कहने का मतलब कि परिवार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी बातों का ख्याल भाभी रखती है। वह छोटी बहू प्रभा की बड़ाई नहीं सुन सकती। कहने का मतलब यह है कि छोटी बहू जो प्रभा आई है वह अपेक्षाकृत कंपेयर टू भाभी अधिक सुंदर है और पढ़ी लिखी भी है, लेकिन जब कोई प्रभा की बड़ाई उनके सामने कर दे तो वह क्रोधित हो जाती हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई एक महिला अपनी तुलना दूसरी महिला से होना पसंद नहीं करती है। किसी एक महिला से दो महिलाएं खड़ी हो और तीसरा आदमी बीच में जाकर कह दे कि यह तुमसे ज़्यादा सुंदर है, यह तुमसे ज़्यादा सुंदर है, तो स्वाभाविक रूप से उसे तकलीफ होगी। आप लोग मेरे छात्र हैं, मैं दो छात्र को एक जगह खड़ा करके और बोलूं, एक छात्र को दिखा करके कि तुमसे यह ज़्यादा हैंडसम है, नेचुरली आपके मन में तकलीफ होगी। मेरे मन में भी होती है। जब मेरी तुलना कोई किसी से करते समय मुझे नीचा दिखाए और किसी और को ऊंचा दिखाए तो मुझे भी तकलीफ होगी। यह स्वाभाविक है, यह भगवान के द्वारा हमारे, आपके और सबके अंदर में दिए गए गुण हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट कह लीजिए कंप्यूटर की भाषा में। उसके विरुद्ध समर के कान भरती रहती है। कहने का मतलब कि बाकी लोग आते हैं और कह जाते हैं कि ये छोटी बहू जो है बड़ी बहू से सुंदर है। तो भाभी देखती है कि जो परिवार में सबसे ज़्यादा किसी औरत को कोई प्यार करता है तो वह उसका पति होता है। तो क्यों ना उसके पति के ही कान भर दिए जाएं। तो भाभी क्या करती है, अपने देवर समर के कान भरती है। कान इसलिए भरती है कि ताकि समर अपनी पत्नी प्रभा से घृणा करे और उनको बीच में मजा लेने का मौका मिले। पहली बार प्रभा के खाना बनाने पर चुपके से दाल में मुट्ठी भर नमक डाल देती है। पहली बार जब प्रभा खाना बनाती है, फर्स्ट डे, है ना, फर्स्ट डे जब खाना बनाती है तो भाभी को लगा कि इसने तो खाना अच्छा बनाया ही होगा,
अब सबके सब खाने के बाद बड़ाई करेंगे कि बहू ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। तो भाभी ने बड़ी चतुराई से एक मुट्ठी नमक उठाकर और जाकर दाल में डाल दिए, जिससे प्रभा की छवि समर की आंखों में बिगड़ जाती है, जिसके कारण जब सबके सब खाना खाते हैं तो दाल में नमक इतना अधिक होने के कारण कोई खाना नहीं खा पाता है और समर की नज़र में प्रभा गिर जाती है। हालांकि प्रभा ने अपनी तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं की थी, हर तरह से उसने अच्छा ही किया था, लेकिन भाभी को मौका मिल गया कि किस प्रकार से प्रभा को नीचा दिखाया जाए। तो इसके लिए उन्होंने यही तरकीब निकाली और जा कर के दाल में एक मुट्ठी नमक छोड़ दिया। वह प्रभा की सुंदरता तथा गुणों से ईर्ष्या करती है, इसलिए वह उसे नीचा दिखाने के प्रयत्न में लगी रहती है। कहने का मतलब मैंने पहले ही कहा आप लोगों को कि प्रभा जो थी भाभी से सुंदर थी और गुणवान, कहने का मतलब कि वो पढ़ी लिखी थी, कुछ सिलाई कढ़ाई भी कर लेती थी, कुछ संगीत म्यूजिक का भी उसे ज्ञान था और ये सब भाभी में नहीं था, जिसके कारण भाभी उससे जलती थी और हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। ये है भाभी। मूवी जो मैंने भेजा है आप लोग देखेंगे तो देखिएगा किस प्रकार से भाभी प्रभा को सताने के लिए कौन कौन से हथकंडे अपनाती है, वो आप लोग देख लिए होंगे और नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। अपने देवरों की चहेती भाभी है। वह अपने देवरों की, देवर कौन, समर, अमर और कुंवर, ये तीन उन भाभी के देवर हुए। तीनों देवर ही भाभी को बहुत प्यार करते हैं और भाभी भी अपने तीनों देवरों को प्यार करती है। मुन्नी के साथ भी उसका अच्छा व्यवहार है। मुन्नी को भी भाभी प्यार करती है और मुन्नी भी भाभी को प्यार करती है। बच्ची को जन्म देने के बाद से वह घर का काम करना बंद कर देती है। जब उनकी एक बेटी जन्म लेती है तब से भाभी घर का काम करना बंद कर देती है। टोने टोटके में विश्वास करती है। भाभी टोना टोटका में विश्वास करती है। अम्मा के साथ मिलकर वह प्रभा को मजबूर कर देती है कि वह संतान प्राप्ति के लिए सैयद बाबा की धुनी धारण करे। वह टोने टोटका में विश्वास करती है, इसलिए भाभी ने देखा कि प्रभा के कोई बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं, इसलिए भाभी और अम्मा दोनों मिलकर एक सैयद बाबा के यहाँ जा कर के और उसको धुनी धारण करना, अर्थात वो जो डस्ट एसेज जो देते हैं ये साधु और ये महात्मा लोग, वह प्रभा को भी धारण करने के लिए मजबूर कर दिया। जबकि प्रभा टोने टोटके में विश्वास नहीं करती थी, क्योंकि वह एक पढ़ी लिखी लड़की थी। पढ़ी लिखी लड़कियां टोने टोटके में उतना विश्वास नहीं करती हैं। वे पढ़ी लिखी होने के कारण विज्ञान को ज़्यादा मानती हैं, विज्ञान पर ज़्यादा विश्वास करती हैं, न कि टोने और टोटके पर। लेकिन अम्मा भी टोने टोटके में विश्वास करती हैं और भाभी भी टोने टोटके में विश्वास करती हैं। तो इन दोनों के टोने टोटके के विश्वास के कारण प्रभा को भी सैयद बाबा की धुनी धारण करनी पड़ी। यहाँ भी क्वेश्चन बन जाएगा। संतान प्राप्ति के लिए प्रभा को किस बाबा की धुनी धारण करनी पड़ी? तो
ऑप्शन होगा सैयद बाबा, उसके बाद और बाबा के नाम 2-3 मैं कहीं न कहीं से लेकर के जोड़ दूँगा। एक बाबा टेलीविज़न पर आप लोग देखते होइएगा, जिनके पास लोग आते हैं और कहते हैं कि मैं इतने दिनों से बीमार था, ये था, वो था, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है, जिनका नाम है निर्मल बाबा। पता नहीं आजकल टेलीविज़न पर आते हैं कि नहीं आते हैं। और कभी बोलेंगे कि समोसा जाकर कुत्ते को खिला दो, कभी कहेंगे कि ये चीज़ खरीद करके अपनी पत्नी को दे दो, तो वो भी कोई ना कोई टोटका बताते हैं। तो इस प्रकार से मैं एक प्रश्न बना दूंगा कि संतान प्राप्ति के लिए प्रभा ने किस बाबा की धुनी धारण की। तो उसमें निर्मल बाबा, सैयद बाबा तो रहेंगे ही, बाकी 2 और बाबा रामदेव बाबा को भी जोड़ देंगे, है ना। और एक और बाबा मैं ढूंढ करके कहीं से लाऊंगा, 4 बाबा को मिला दूंगा, उस बाबा में से एक बाबा आप लोग ढूंढ लीजिएगा, है ना। अपने लिए बाबा नहीं ढूंढना है, उत्तर के लिए, है ना, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए इस प्रकार से भाभी का चरित्र समाप्त होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे, भाभी के बाद समर का नंबर आता है। अब देखेंगे कि समर जो है यही इस कहानी का जो सारा आकाश जो उपन्यास है, उस उपन्यास का मेन कैरेक्टर है। पूरी कहानी समर के जीवन पर ही आधारित है। तो आइए देखते हैं। समर उपन्यास का मुख्य पात्र है, मेन कैरेक्टर है। वह धीरज का छोटा भाई और अमर, कुंवर तथा मुन्नी का बड़ा भाई है। वह इंटर में पढ़ रहा है। इंटर जो आप लोग जो 11-12 जो कर रहे हैं ना, इसी को पहले के ज़माने में इंटर कहते थे। तो 11 और 12 दोनों मिला करके इंटरमीडिएट होता है ना। तो वह इंटर में पढ़ रहा है। पढ़ाई में वह बहुत तेज है, इस कारण परिवार को उससे बहुत आशाएं हैं। पढ़ने में वह अच्छा है, इसलिए परिवार के लोग बहुत आशा रखे हुए हैं कि यह लड़का पढ़ लिख करके कुछ करेगा, और जब करेगा तो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। प्रभा नाम की एक सुंदर, सुशील, गुणी लड़की से उसका विवाह करा दिया जाता है। विवाह करा दिया जाता है यहाँ लिखा है, इसे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उसे विवाह करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव में आकर के, माता पिता के दबाव में आकर के उसने शादी की। प्रभा मैट्रिक पास है। मैट्रिक पास जो आप लोग आईसीएसई कर रहे हैं क्लास 10, उसको बोलते हैं मैट्रिक। पहले के ज़माने में मैट्रिक होता था और इंटरमीडिएट होता था, 9 और 10 मिला करके मैट्रिक होता था। समर महत्वाकांक्षी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहता था। समर महत्वाकांक्षी का मतलब होता है एम्बिशियस। समर एम्बिशियस था, वह पढ़ लिख करके कुछ करना चाहता था, इसलिए वह विवाह करना नहीं चाहता था। परिस्थिति कुछ ऐसी हुई कि सुहाग रात के दिन दोनों की बातचीत नहीं हो सकी। परिस्थिति कुछ ऐसी पैदा हुई कि सुहाग रात के दिन समर और प्रभा दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई। दोनों ने किसी से एक शब्द नहीं बोले। समर एक भावुक लड़का है। भावुक का मतलब होता है इमोशनल। भावुक का मतलब क्या होता है? इमोशनल। तो समर इमोशनल लड़का है। सुहाग रात के दिन उनकी आपस में बातचीत न होने का कारण वह प्रभा का अहंकार समझता है, अतः वह उससे न बोलने का संकल्प करता है और उसे परेशान ही देखना चाहता है। अब देखिए, पहली रात सुहाग रात के दिन समर और प्रभा में बातचीत नहीं हुई। बातचीत नहीं होने का कारण समर का यह मानना है कि उसकी पत्नी प्रभा जो है वह अहंकारी है, घमंडी है। अब जब उसने यह अवधारणा बना ली, ऑब्जर्व कर लिया कि उसकी पत्नी अहंकारी है, घमंडी है, इसीलिए
सुहाग रात के दिन उसने बातचीत नहीं की, तो समर ने संकल्प कर लिया, डिसाइड कर लिया कि वह अब प्रभा से कभी बात नहीं करेगा और हमेशा प्रभा को परेशान देखना चाहता था। जाहिर सी बात है, हम जिसे पसंद नहीं करते हैं, जिसे घमंडी समझते हैं, उस व्यक्ति से हम बात करना नहीं चाहते हैं, और जब वह व्यक्ति परेशान होता है तो हमें खुशी मिलती है। तो यह समर का चरित्र है और हम लोग समर के बारे में देखते चल रहे हैं। ये ध्यान में रखिएगा, तभी कहानी अच्छी तरह से बाद में हम लोग को समझ में आएगी और कहानी को फटाफट हम लोग पढ़ लेंगे। पर जब वह प्रभा को एक रात बाहर बैठकर रोते देखता है तो स्वयं को रोक नहीं पाता और उसके रोने का कारण पूछता है। तो एक रात प्रभा जो है बाहर बैठकर अकेली बैठी थी और वो रो रही थी। जब वह रो रही थी तो ऊपर ही हम लोगों ने देखा है कि समर, यहाँ पर देखा है हम लोगों ने, ये देखिए, समर एक भावुक लड़का है। कहने का मतलब कि वह इमोशनल है। जब प्रभा को रोते देखा तो अपने आप को रोक नहीं पाया और जा करके उसने प्रभा से पूछा कि क्यों रो रही हो। प्रभा के करुणा भरे उद्गार सुनकर वह स्वयं भी रोने लगता है। प्रभा जो है करुणा भरी आवाज में जब अपने दुख को व्यक्त करती है तो उसको सुन करके समर खुद रोने लगता है। उस रात को दोनों के मिलकर रोने से उनका मनोमालिन्य मिट जाता है। उस रात दोनों एक साथ रो रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, दोनों के मन में, मनोमालिन्य का मतलब होता है मन में जो मलिनता है ना, मन में जो कटुता बैठी थी वह कटुता मिट जाती है। घर की परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण वह एक मेधावी छात्र होने के बावजूद भी द्वितीय श्रेणी में ही उत्तीर्ण हो पाता है। कहने का मतलब यह है कि आपके घरेलू माहौल है ना, आपका जो होमली इन्वायरमेंट है, उसका आपकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत असर पड़ता है। आपके परिवार की परिस्थितियां ठीक ठाक न हो, परिवार का माहौल ठीक न हो, तो आपकी पढ़ाई पर उसका असर पड़ता है। तो यहाँ लिखा गया है कि समर जो था वो एक मेधावी टैलेंटेड स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी उसका घरेलू माहौल जो है, पारिवारिक परिस्थिति जो है, वह अनुकूल का मतलब होता है सूटेबल नहीं होने के कारण वह द्वितीय श्रेणी में, सेकेंड डिवीजन से पास हो पाता है। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करके प्रोफेसर बनना चाहता है। वह चाहता है कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन लेकर के और वह प्रोफेसर बने। भावुक प्रकृति का होने के कारण कुछ परिस्थितिवश भी समर के मन में सदैव अंतर्द्वंद चलता रहता है। अब वह इमोशनल लड़का है, इमोशनल भावुक प्रवृत्ति, इमोशनल नेचर का है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ परिस्थिति पैदा हो जाती है तो समर के मन में हमेशा अंतर्द्वंद चलता रहता है। अंतर्द्वंद का मतलब होता है भीतर ही भीतर लड़ाई। अब भीतर भीतर लड़ाई यह इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। अंतः मतलब भीतर और द्वंद मतलब झगड़ा। अब भीतर में ही झगड़ा, तो भीतर में झगड़ा कैसे होगा? आपके मन में या मेरे मन में, हर आदमी के मन में दो तरह के विचार होते हैं। एक होता है करने का और एक होता है नहीं करने का। और यही करने और नहीं करने, करने और नहीं करने,
का जो भाव हमारे मन में उठता है, उसी भाव को हम अंतर्द्वंद कहते हैं। कभी आपके मन में इच्छा हुई होगी कि पिताजी की जेब से 100 रुपए निकाल लूं, एक विचार ये है। लेकिन दूसरा विचार तुरंत आपके मन में उठा होगा कि नहीं, यह बात अच्छी नहीं है। तो कहने का मतलब कि एक विचार, एक मन आपका कह रहा है निकाल लो, और दूसरा मन कह रहा है कि नहीं ये अच्छी बात नहीं, मत निकालो। इसी फीलिंग को अंतर्द्वंद कहते हैं। तो यहाँ समर के मन में जो अंतर्द्वंद है उसका मतलब यही है कि करें या न करें। आइए आगे देखते हैं। समर का एक अच्छा मित्र है, समर का एक दोस्त है, वह पढ़ाई में दिवाकर की सहायता करता है। अब यहाँ समर का एक अच्छा मित्र है और वह पढ़ाई में दिवाकर की सहायता करता है। भारतीय संस्कृति और धर्म का पक्षधर होते हुए भी वह शिरीष भाई के तर्कों पर विचार करता है और अपने जीवन को बदलने का प्रयत्न भी करता है। अब यहाँ देखिए, इसको पहले हम लोग समझ कर चलते हैं। समर का एक अच्छा मित्र है और उस मित्र का नाम है दिवाकर। और यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ जो ये दिवाकर लिख करके रखा है ना, ये दिवाकर जो लिख करके रखा है यहाँ पर, ये यहाँ पर होना चाहिए समर। समर का एक अच्छा मित्र है और वह पढ़ाई में समर की सहायता करता है, यहाँ पर ये होना चाहिए, है ना। तो और भारतीय संस्कृति और धर्म का पक्षधर होते हुए भी वह शिरीष भाई के तर्कों पर विचार करता है। कहने का मतलब कि जो दिवाकर है, समर का जो मित्र है दिवाकर, और वह दिवाकर समर को पढ़ाई में मदद करता है। वह भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर और इंडियन जो रिलीजन है उसका सपोर्टर है, पक्षधर है, लेकिन शिरीष भाई के तर्कों पर विचार करता है। लेकिन एक शिरीष भाई जो है वो दिवाकर के भाई हैं, ये भी आगे हम लोगों को पढ़ने में मिल जाएगा। दिवाकर के ये ममेरे या चचेरे भाई हैं, आगे क्लियर हो जाएगा ममेरा है या चचेरा है ना। तो ये शिरीष भाई जो हैं वो ये भारतीय संस्कृति और धर्म के बारे में तर्क देते हैं कि यदि हमारी जो संस्कृति है और हमारे विकास में बाधा है, बाधक है, रुकावट पैदा करती है हमारी संस्कृति, तो हमें उस संस्कृति का त्याग करना चाहिए। हमारा जो धर्म, हम जिस धर्म को मान रहे हैं और जो धर्म हमारे विकास में बाधक है, तो हमें उस धर्म को भी त्यागना चाहिए, ऐसा शिरीष भाई का मानना है। तो यह दिवाकर जो है वो भारतीय संस्कृति और धर्म को मानता है, लेकिन शिरीष भाई का जो तर्क है उस पर भी विचार करता है। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है ना। स्वाभिमानी व्यक्ति है, स्वाभिमानी बोलते हैं जिसको अपने ऊपर गर्व होता है। जिसको अपने ऊपर गर्व होता है उसे क्या कहते हैं? स्वाभिमानी। उसके मना करने के बावजूद पत्नी के चूड़ियां पहनने पर वह उन्हें तोड़ देता है। उसके मना करने के बावजूद पत्नी के चूड़ियां पहनने पर वह उन्हें तोड़ देता है। अब ये समर जो है, समर ने अपनी पत्नी को मना किया था चूड़ी पहनने के लिए। अब ये आगे हम लोग कहानी में देखेंगे कि क्यों मना किया था। क्योंकि चूड़ी बेचने वाली गांव में आई थी, मोहल्ले में आई थी, और सासू माँ चूड़ी पहन रही थी और उन्होंने जबरदस्ती प्रभा को भी चूड़ियाँ पहना दी। तो समर ने क्या किया कि उसकी चूड़ियाँ तोड़ दी। अपनी मेहनत से वह अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाना चाहता है। समर चाहता है कि वह अपनी मेहनत से खुद कमा करके
और अपनी पढ़ाई का खर्च निकाले। उसे परिवार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान है पर परिवार के लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। अब समर को पता है कि हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वह ठीक नहीं है, हम कुछ कमाएं और कम से कम अपनी पढ़ाई का खर्च तो उठा लें कि ताकि परिवार पर मेरी पढ़ाई का बोझ न पड़े। ऐसा वह चाहता है लेकिन वह कर नहीं पाता है। तो अपने तथा प्रभा के सपनों को पूरा करने के लिए वह भरसक प्रयास करता है। वह चाहता है कि वह अपने खुद के सपने को पूरा करे और प्रभा की भी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो आगे देखेंगे। फिर यह उपन्यास समर की आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। आत्मकथात्मक शैली का कहते हैं ऑटोबायोग्राफिक स्टाइल। ऑटोबायोग्राफिक स्टाइल में यह जो उपन्यास है वह समर की ऑटोबायोग्राफिक स्टाइल में लिखा गया है। यहाँ भी प्रश्न बन जाएगा, ध्यान से पढ़िएगा। वह दिवाकर की सहायता से प्रेस में प्रूफ रीडर की नौकरी पा लेता है। जो उसका मित्र है समर का दिवाकर, उस दिवाकर की सहायता से समर ने एक नौकरी कर ली प्रेस में प्रूफ रीडर के लिए। प्रूफ रीडर का मतलब होता है कि जब प्रेस में किसी छपाई के लिए जब ये लेटर वगैरह सेट कर दिया जाता है और उसका एक पेज प्रिंट करके और दिया जाता है एक आदमी को कि देखिए इसमें कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है, और उसको देख करके और वह प्रूफ कर देता है कि यह अब पूरी तरह से ठीक है। जब उसमें कोई एडिशन और डिलीशन की ज़रूरत होती है, एडिशन डिलीशन मतलब जोड़ने या घटाने की ज़रूरत होती है, या किसी प्रकार की गलती होती है तो उसको सुधारने के बाद वह ओके कर देता है कि हाँ अब इसका प्रिंट निकाल लिया जाए, फाइनल प्रिंट। तो उस आदमी को कहते हैं प्रूफ रीडर। सवेरे 4 बजे उठकर प्रेस में जाता है और वहीं से 11 बजे कॉलेज चला जाता है। अब यहाँ देखिए, सुबह में वो 4 बजे उठता है और प्रेस में जाकर के काम करता है और वहीं 11 बजे तक काम करता है और 11 बजे वो कॉलेज चला जाता है। इस तरह से उसने सोचा कि अपनी कमाई भी होती रहेगी और पढ़ाई भी होती रहेगी, और कमाई से जो आमदनी होगी उस आमदनी से अपनी पढ़ाई और तथा अपनी पत्नी की ज़रूरत की चीज़ों का खर्च उठा लेगा। इस परिस्थिति को भी वह संघर्ष स्वीकार करता है, सहर्ष स्वीकार करता है। मैंने संघर्ष पढ़ दिया, माफ़ कीजिएगा। तो इस परिस्थिति को भी वह सहर्ष मतलब खुशी खुशी स्वीकार करता है। परंतु नौकरी छूट जाने पर वह निराश, लेकिन नौकरी फिर छूट जाती है तो वह निराश हो जाता है। समर अपनी बहन से भी बहुत प्यार करता था। बहन मतलब मुन्नी से बहुत प्यार करता था। उसकी मृत्यु का समाचार उसे तोड़कर रख देता है। बाद में कहानी के अंत में हम लोग देखेंगे कि जिस मुन्नी को बाबूजी ने जबरदस्ती उसकी ससुराल भेज दिया था, वह मुन्नी ससुराल जा कर के और कुछ दिनों के बाद मर जाती है, और उसका समाचार सुन करके समर भीतर से टूट जाता है। तो इस वीडियो में फिर इतना ही। अगले वीडियो में बाकी लोगों का चरित्र चित्रण हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।